नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस की इस खास पेशकश में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं नेहा। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं, जो प्रदेश की राजनीति में मैनेजमेंट गुरु के नाम से पहचानी जाती है। जी हाँ, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत पार्षद के रूप में की थी। धीरे-धीरे वो नगर अध्यक्ष और आईडीए के अध्यक्ष भी रहे। कई पदों पर काबिज रहे और जनता के साथ काफ़ी तालमेल बिठाकर काम किया। 30 सालों का करियर है। जी हाँ, आप खूब पहचाने बात कर रहे हैं इंदौर सांसद शंकर लालवानी जी की। सर, बहुत-बहुत स्वागत है प्रदेश एक्सप्रेस में आपका। जी, धन्यवाद। कोरोना काल की ये घड़ी है, सबसे पहला मेरा यही प्रश्न रहेगा कि कोरोना काल की ये विषम परिस्थितियाँ हैं, समन्वयक और जनप्रतिनिधि के रूप में आप सबसे ज़्यादा उभर कर आगे आए हैं और बहुत अच्छा तालमेल बिठाकर काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, एक सांसद के रूप में मेरी सबसे पहली प्रारंभिक जवाबदारी शहर की जनता के लिए है। मैं उनका जनप्रतिनिधि हूँ, तो उसके कारण शहर की जनता से सीधा संपर्क होना और शहर की जनता का कोई समस्या होती है, कोई बात होती है, तो उसको जिला प्रशासन के पास ले जाना। और चूँकि प्रदेश में हमारी सरकार है, तो प्रदेश की सरकार से बातचीत करना और देश में भी हमारी सरकार है, तो एक देश में भी अगर कुछ ऐसा विषय आता है जो प्रदेश देश में कोऑर्डिनेशन की बात हो, तो एक प्रकार से जनता, जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इनका आपस में समन्वय की भूमिका में है। और चूंकि मैं नीचे आज जैसा कि आपने बताया पार्षद के रूप से यहाँ तक आया हूँ, तो लोग शहर की जो समस्याएं जो काम है वो मुझे ध्यान में है और कहाँ किस स्तर पे कौन सा काम कराना है ये अच्छी तरह मुझे मालूम है। इसलिए एक समन्वय की भूमिका में मैंने इस कोरोना के महामारी में काम किया है। जैसा कि अब देखने में आ रहा है कि धीरे-धीरे शहर अनलॉक की स्थिति में आ रहा है और धीरे-धीरे गतिविधियाँ भी तेज़ हो रही है, बाज़ार खुलने लगे हैं। आप क्या सलाह देना चाहेंगे सभी को आपके सांसद की तरफ से कि कैसी सतर्कता बरती जाए? लंबे समय तक इंदौर लॉकडाउन में रहा और लंबे समय लॉकडाउन होने के कारण हमने देखा कि लोग घरों में रहकर बहुत ही एक अलग स्थिति में थे। तो हमें ऐसा लग रहा था कि शहर खुलना भी चाहिए और शहर लॉकडाउन की ओर जाना भी चाहिए। और धीरे धीरे हमने सबसे पहले औद्योगिक गतिविधियों को प्रारंभ किया। हमने देखा कि शुरुआती दौर में आज से 1 महीने से पहले हमने 3,000 से ज़्यादा इंडस्ट्री को चालू किया। और ये इसलिए किया कि आर्थिक गतिविधियों का चक्र भी चलना चाहिए, क्योंकि अगर लोग घरों में बैठेंगे, बेरोजगार होंगे, आर्थिक समस्या आएगी, तो आफ्टर लॉकडाउन समस्या और बढ़ने वाली है। तो एक आर्थिक गतिविधियाँ शुरू करना और वहीं दूसरी ओर कोरोना में जिस प्रकार हम हॉट स्पॉट पर है इंदौर देश में, और हमने पहले जो आपने अप्रैल का महीना तो हमारा ऐसा चिंताजनक रहा था कि रात रात भर हमको नींद नहीं आती थी। पेशेंट आते थे, यहाँ भर्ती करवाएं कि वहाँ भर्ती कराएं, नॉर्मल पेशेंट को भी भर्ती कराने में समस्या आती थी। तो इस माहौल से हम निकले हैं, तो हमको ऐसा लग रहा था कि हम एक एक बैलेंस रूप में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना और कोरोना की महामारी बढ़े नहीं इंदौर में, उसको भी ध्यान में रखें। इन दोनों के बीच में समन्वय बिठा के हम आगे बढ़ें, तभी आज इंदौर पहले से बेहतर स्थिति में है। देखा ये जा रहा है कि जितने भी सर्वे हो रहे हैं, जितने भी आकलन किए जा रहे हैं, उनमें ये देखा जा रहा है कि कोरोना के मरीज अब बढ़ रहे हैं। इन पर कैसे काबू किया जाएगा? देखिए, बढ़ने की बात नहीं है, पहले से कम हुए हैं। बहुत सारे मरीज ठीक होके घर भी गए हैं। बहुत सारे जो आइसोलेशन क्वारंटाइन में हमारे सेंटर पे थे वो घर ठीक होके गए। और हिंदुस्तान में, देश में एक इंदौर ही एक ऐसा है जिन्होंने कि हमने घर पे आइसोलेशन क्वारंटाइन करने की सिस्टम बनाया और ऐप डेवलप किया। और उस ऐप के माध्यम से अगर आप घर पे रहते हैं और दिन में अगर आपको 4 बार हमारे जो ड्यूटी डॉक्टर हैं वो आपसे बात करते हैं, ऐप में आप टेम्परेचर, ऑक्सीजन सब चीज़ें बताते हैं। तो बहुत सारे लोगों की जान तो हमने इससे ही बचाई कि घर बैठ के उसका ट्रीटमेंट हुआ है। कुछ लोगों का स्वास्थ्य जब खराब हुआ तो हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया। पर ये लोग वो थे जो हॉस्पिटल में रहते, तो हॉस्पिटल में का एटमॉस्फेयर अलग था, वहाँ उनको अकेले रहना पड़ता। घर में रह के उनको स्वास्थ्य किया, तो धीरे धीरे इंदौर सुधरा है। और ये बात भी सही है कि अभी भी मरीज आ रहे हैं, आपका कहना सही है, पॉजिटिव। लेकिन हमने संख्या जो है सैंपलिंग की वो बढ़ा दी। आपने देखा होगा शुरुआती दौर में जो संख्या थी वो 200, 250, 300 से ज़्यादा रही थी। लेकिन अब 1000, 1200, 15 तक सैंपलिंग कर रहे हैं, तो संख्या बढ़ी। तो निश्चित तौर पे अगर कोई पेशेंट मिलता है तो हमारा तो ये काम ही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सैंपल लें और उनकी ट्रीटमेंट करें। अगर उसमें कोई पॉजिटिव आता है तो हम बिल्कुल उसका इलाज करेंगे, पर पहले से कम ज़रूर हुआ है। जी, जैसा कि देखा गया है कि शहर में अस्पतालों की तो कोई कमी नहीं है, पर डॉक्टर पर्याप्त नहीं हैं।
इसके बारे में क्या प्रशासन की तरफ से कुछ अभी तक रूपरेखा तय की गई? डॉक्टर में ऐसा नहीं कहूँगा, देखो ये ऐसी बीमारी है कि हर इंसान, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, कंपाउंडर हो, सब डरते हैं। और जिस प्रकार से शुरुआती दौर में हमने देखा, कुछ डॉक्टर, इंदौर में 2 डॉक्टरों की मौत हुई और पैरामेडिकल फोर्स में एक आध नर्स की हुई थी। तो ये एक साइकोलॉजिकल डॉक्टरों के मन में भी था कि ऐसा ना हो कि हम उसकी चपेट में आ जाएं। तो एक तो डॉक्टरों के मोरल बूस्टअप करने की बात थी, हमने उनके साथ बैठे, उनसे बातचीत की। अब बड़े बड़े शहरों में, मैं खुद बाहर बड़े शहरों में बात करता हूँ, तो वहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार डॉक्टर जा नहीं रहे, हॉस्पिटल खुल नहीं रहे, पेशेंटों को परेशानी आ रही है। तो हमारे यहाँ तो फिर भी स्थिति उन शहरों से अच्छी है। हमने डॉक्टरों को कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया कि नहीं, हम आपके साथ हैं। हमने अभी जनरल प्रैक्टिशन की 1000 डॉक्टरों की बैठक बुलाई थी, और इन डॉक्टरों के साथ बैठ के हमने चर्चा की थी कि आप आइए, आपकी क्लिनिक खोलिए। यहाँ तक कि देश में पहली बार हमने उन डॉक्टरों की कहे कि कहीं ऐसा नहीं हो, कभी इस कोरोना के कारण आपके ऊपर कभी कुछ ऐसा आता है, विपत्ति आती है, तो जिस प्रकार सरकारी व्यवस्थाओं में लगे लोग, कोरोना में लगे लोगों को 50 लाख रुपए सरकार दे रही है, वो 50 लाख रुपए हम प्राइवेट डॉक्टर को भी दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी सहूलियत है जो हम प्राइवेट डॉक्टर, उसमें डॉक्टरों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। और अब पहले से स्थिति सुधरी है। अब डॉक्टर क्लिनिक पे, जनरल क्लिनिक पे भी जा रहे हैं, हॉस्पिटल में भी लोगों का जाना आना हो रहा है। और कहीं कहीं कोई समस्या आती है तो हम प्रशासन स्तर पे और जनप्रतिनिधि मिलके उसको सॉल्व करते हैं। अस्पतालों की बात आई है तो मैं एक और प्रश्न इसी से लेकर आपसे पूछना चाहूँगी कि बहुत देखा गया कि निजी अस्पताल अपना आर्थिक हित देखते हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि वहाँ उन्होंने अपना आर्थिक लाभ देखा और मरीजों का इलाज नहीं किया। उन पर कैसे लगाम लगाई गई? शुरुआती दौर में तो कुछ समस्या थी, ऐसा सभी हॉस्पिटल नहीं कर रहे थे, कुछ हॉस्पिटल कर रहे थे। हमने हॉस्पिटलों के संचालकों की बैठक भी बुलाई, और बैठक बुला के हमने उनसे पूरी बात की और उनसे कहा कि देखिए, इसमें आपको इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत चलना चाहिए। हमने उनसे निवेदन भी किया, और मुझे उस बात की खुशी है कि शुरुआती दौर में ज़रूर समस्या थी, लेकिन अब उनका पक्ष भी ये हमको जानना पड़ेगा कि कहीं कहीं उनके साथ जो हॉस्पिटल के संचालक थे, उनके साथ भी समस्या थी। अब कैसी संचालक समस्या थी, जैसे बहुत सारे डॉक्टर छुट्टी लेके चले गए थे, सीनियर डॉक्टर मोबाइल बंद करके बैठे थे। अब वो डॉक्टर जो एक है, वो दो दो डबल ड्यूटी दे रहे थे। अब इसी विषम परिस्थिति में डॉक्टर डबल ड्यूटी दे रहे थे, वो अपनी जान जोखिम में डाल के इलाज कर रहे थे। जो हमारी नर्सें हैं, सिस्टर हैं, वो अपना काम कर रही थी। जो हमारा वार्ड बॉय है, उसको तो इतना लोड था, क्योंकि ये वो लोग हैं जो वास्तव में हॉस्पिटल चलाने में सबसे बड़ी भूमिका रहती है। डॉक्टर तो रहता ही है, पर वो हॉस्पिटल को, ये सब लोग कहीं ना कहीं एब्सेंट हो रहे थे, धीरे धीरे कम हो रहे थे, कोरोना कारण, लॉकडाउन के कारण। तो इनको बूस्टअप करने के लिए तो उनके मैनेजमेंट की तरफ से उनको इंसेंटिव दिया गया, और अल्टीमेटली वो लोड तो हॉस्पिटल के उस पर आता है, जो बैठता है मैनेजमेंट, वो उसी मर्जी से लेता है। लेकिन हमने बाद में देखा कि धीरे धीरे कम हुआ, शुरुआती दौर में तो कुछ ऐसी समस्या आई थी। और रही बात अब कोरोना काल की तो हम बहुत कर चुके हैं। अब राजनीतिक पक्ष पे आ जाते हैं। थोड़े दिनों बाद सावेर में उपचुनाव होने वाले हैं। तो वहाँ पर कांग्रेस से जो आए हैं तुलसी सिलावट जी, वो भाजपा की तरफ से अब चुनाव लड़ेंगे। कैसे आप समन्वय स्थापित करेंगे भाजपा के कार्यकर्ताओं और उनके बीच में? देखिए, हमारे यहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है, और हमारा उम्मीदवार रहता है कमल का फूल। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी जो लगातार 2-3 बैठकें हुई है, उन लगातार बैठकों में हम सब ने मिलकर साथ में चुनाव की रणनीति बनाई है। उसमें हमारा जो सावेर का छोटा सा कार्यकर्ता हो, प्रमुख नेता हो, चाहे वो मंत्री जी हों या सांसद हो, पार्टी के जिला अध्यक्ष हो, सब ने बैठ के सामूहिक रूप से निर्णय लिए, और सब साथ में लगे। और मुझे लगता है जब सामूहिक रूप से सब साथ में लगेंगे, तो हम निश्चित तौर पे बहुत अच्छे मतों से वहाँ से जीतेंगे। जी, बिल्कुल। थोड़े इसी के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। कैसे लेते हैं इस पूरी सिचुएशन को आप? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, और वैसे भी हमें इंदौर जिले में एक मंत्री उन्होंने दिया है, और बाकी की ज़रूर हमको लगता है कि हमारे बीच का कोई मंत्री बने, लेकिन अंततोगत्वा ये पार्टी संगठन और मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। आपने मुख्यमंत्री जी की बात कही है, तो एक सवाल उनसे भी, क्योंकि बहुत अभी सुनने में आता है कि आप मुख्यमंत्री जी की शैडो के रूप में काम करते हैं। तो काफ़ी लोग ये कहते हैं, इसके बारे में क्या विचार? लेकिन नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी का शेडो नहीं हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी जो जवाबदारी देते हैं, पार्टी के जो लोग, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी जो जवाबदारी देते हैं, उसका काम करता हूँ। क्योंकि सांसद होने के नाते ये मेरी जवाबदारी भी है कि यहाँ सभी हमारे जो जनप्रतिनिधि, विधायक हों, पार्टी के पदाधिकारी हों, पार्षद हों,
और मैं नीचे बूथ अध्यक्ष से सांसद बना हूँ, तो मेरा संपर्क नीचे से लेके ऊपर तक है। तो एक समन्वयक की भूमिका में हूँ, और जो पार्टी का आदेश होता है, जो संगठन का आदेश होता है, जो सरकार का निर्णय होता है, उसको पालन कराने में मैं अपना आप को स्थापित करता हूँ। बाकी ऐसा कोई भी नहीं है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता जैसे पहले था वैसे अभी भी हूँ। देखा गया है कि आप बहुत सामाजिक हैं और जितनी भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं सभी में आप जाते हैं, आपकी उपस्थिति सभी में होती है। सक्रिय सांसद की यदि बात की जाए तो आप देश में तीसरे नंबर पर आते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात सही है कि इसमें सामाजिक रुचि है, धार्मिक है, सांस्कृतिक रुचि है। और जैसे आपने बताया कि देश में सक्रिय सांसद हूँ, 3 में से 1 है। देखिए, जब हम कोरोना के इस जंग में आए थे, उसके पहले जब बजट का सेशन चल रहा था, उस बजट के सेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों को संबोधित करते हुए ये कहा था कि आने वाला समय बहुत चुनौती का है। उस समय हमको ये नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी चुनौती हमारे बीच में आने वाली है, लेकिन उन्होंने कहा था ये आने वाला समय चुनौती का है। इन चुनौतियों में आपको अवसर भी काम करने को बहुत मिलेंगे। और वाकई में जिस जो कोरोना काल में हमें एक दिन भी घर नहीं बैठा, प्रत्येक दिन शहर में था, शहर की समस्याओं को ध्यान में रख रहा था, लोगों से मिल रहा था, मरीजों से मिल रहा था, भोजन की व्यवस्था कर रहा था, मजदूरों जो जा रहे थे बाईपास उसकी व्यवस्था में लगे थे। हर काम में हम लगे थे, विदेशों में आने वाले लोगों के लिए सेवा में लगे थे, हर काम में हम लगे थे। तो एक समन्वय की भूमिका में ध्यान में रखते हुए हमने सक्रियता से भूमिका अदा की। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान ही था कि ऐसे चुनौतियों के अवसर पर, चुनौतियों के समय आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे। वास्तव में मुझे बहुत सारे अवसर मिले। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस समय सेवा करने का मौका मिला। एक यहाँ पर एक प्रश्न ये भी है, जनता का प्रश्न है कि जो पालक हैं, अभिभावक हैं बच्चों के, वो काफ़ी परेशान हैं। स्कूल जो है वो फ़ीस वसूल रहा है 3 महीने की, जहाँ पर बच्चे स्कूल ही नहीं गए हैं और आने वाले समय में भी बहुत टाइम तक बच्चे स्कूल नहीं जाएँगे। क्या मैसेज आप उन अभिभावकों को देना चाहेंगे? बीच में हमारी सभी पेरेंट्स एसोसिएशन से बात हुई थी, उसमें ज़ूम मीटिंग हुई थी, उसमें 100 से ज़्यादा पेरेंट्स एसोसिएशन के लोग थे, और सबने एक बात रखी थी, वो ये थी कि हमें फीस माफ़ होना, फीस लगना चाहिए, लेकिन उस ट्यूशन फ़ी के अलावा अगर बस फीस है, अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटी की फ़ीस है, या अदर फीस स्कूल की है, मेस फीस है, भोजन की, ये सब नहीं होना चाहिए। ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो ट्यूशन की फीस होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हमने सरकार से बात की, और सरकार ने निर्णय लिया कि सिर्फ ट्यूशन फ़ी ली जानी चाहिए, बाकी फीसें नहीं ली जानी चाहिए। पर अब इन दिनों में मुझे जो पेरेंट्स की जो कंप्लेंट आ रही है, उनका कहना है कि ट्यूशन फ़ी भी बढ़ा दी है, और ट्यूशन फ़ी भी नहीं लगना चाहिए या कम लगना चाहिए। इस बात को लेके हम मैनेजमेंट के साथ बैठेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमारे जो टीचर्स हैं, उन टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो हमको टीचर्स को भी देना है, हमारे स्टाफ को भी देना है। स्कूल जो, भले ही स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हो, लेकिन स्कूल तो का पूरा स्टाफ अभी भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको स्कूल का भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन हमको पूरा ध्यान पेरेंट्स का रखना पड़ेगा, क्योंकि इस लॉकडाउन में बहुत सारे पेरेंट्स को जॉब को लेके, बिजनेस को लेके समस्या आई है। तो हम ऐसा कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे जिसमें स्कूल प्रबंधन भी को भी ठीक लगे, और हमारे पालकगण को भी ठीक लगे। सर, जाते-जाते एक सवाल ये, एक मैं आपसे अपील करना चाहूँगी कि आप जनता से प्रदेश एक्सप्रेस के माध्यम से ये अपील करें कि कोरोना संक्रमण जो है वो अभी थमा नहीं है। व्यापारी वर्ग है, दुकानें खुल रही है, काफ़ी हलचल है बाज़ारों में। कैसे आप सुरक्षित रहें, कैसे संयमित रहें कि कोरोना हम तक या हमारे घर तक ना पहुँचे? मैं आपके माध्यम से दर्शकों से यही कहूँगा कि अभी कोरोना का संकट गया नहीं है। हम थोड़ी पहले से अच्छी स्थिति में ज़रूर हैं, लेकिन पूरी नियंत्रण में नहीं है। हम सबकी सामूहिक जवाबदारी है कि जो सरकार ने प्रोटोकॉल तय किया है, चाहे वो मुंह पे मास्क लगाना हो, सोशल डिस्टेंस बनाए रखना हो, हाथ धोना हो, इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि आपके कारण आपका परिवार खतरे में आ सकता है, समाज खतरे में आ सकता है। जितनी भी हमने खोलने की परमिशन दी है, हमने उसमें बहुत सारी कंडीशन डाली है। मेरा आपके माध्यम से उनसे निवेदन है, ये वो ऐसा ना समझे कि ये चेतावनी है, पर अगर कुछ हमको लगता है कि कहीं फिर अनलॉकडाउन के कारण मरीजों की संख्या बढ़ी, तो हम फिर से विचार करेंगे लॉकडाउन की ओर। तो ये बड़ी मुश्किल से इतने दिनों में अनलॉकडाउन हुआ है। तो मैं आपसे, आपके माध्यम से जनता से निवेदन करूंगा, कृपया सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप ध्यान रखेंगे, मरीजों की संख्या कम आई, सोशल डिस्टेंस बनाए रखा, तो निश्चित तौर पे हम पूरे खुलने की तरफ जाएंगे, अन्यथा वापस हमको लॉकडाउन की ओर आना पड़ेगा। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रदेश एक्सप्रेस से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शंकर लालवानी जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से जवाब दिया।
नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए प्रदेश एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। सबसे पहले प्रदेश एक्सप्रेस।